नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आईएनएस विक्रांत से गरजे राजनाथ, ऑपरेशन सिंदूर पर कहा नौसेना ने किया गर्व का काम। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का हमला, मोदी सरकार में नहीं दिखा पीओके लेने का दम। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का यू टर्न, बोले अच्छा हुआ हट गया आर्टिकल 370, कश्मीर में दिखा विकास। मीठी नदी घोटाले में बीजेपी का बड़ा दावा, 12 साल में 12,000 करोड़ की लूट, अभिनेता दीनू मोरिया भी घेरे में। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, महाराष्ट्र बना हॉटस्पॉट। और नौसेना इंजीनियर रवि वर्मा पर पाक के लिए जासूसी का आरोप, एटीएस की बड़ी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर पड़ोसी मुल्क के दांत खट्टे किए। इस सैन्य कार्रवाई में भारत की तीनों सेनाओं ने अद्भुत शौर्य दिखाया था। इस बीच रक्षा मंत्री ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना के अदम्य साहस का परिचय दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर नौसेना के अधिकारियों और जवानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो हमारी सेनाओं ने जिस गति और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की वो अद्भुत था। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पूरे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में नौसेना की भूमिका गौरवशाली रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि विक्रांत का अर्थ होता है अदम्य साहस और अपराजेय शक्ति, और आज नौसेना के जवानों में इस नाम के अर्थ को साकार होते देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे एक कृतज्ञ भारतीय के रूप में नौसेना के जवानों के बीच आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स, सेलर्स और मेरे मीडिया के मित्रों, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाग के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए का भारत के रक्षा मंत्री के रूप में मैं आप सबको आशीर्वाद भी देता हूं और आप सबका स्वागत भी करता हूं। Only I am not proud of you. The whole country is proud of you both. और इस हिस्टोरिकल अचीवमेंट के लिए आप लोगों को विशेष मैं बधाई देता हूं। आपने जो करिश्मेटिक का यह काम किया है वो आपकी एक अचीवमेंट तो यह है ही, लेकिन वह एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक बड़ी उपलब्धि है, एक मेजर अचीवमेंट है इस राष्ट्र की। बचपन से हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि सूर्य हमारी मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, लेकिन एक तरह से पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो पराक्रम आपने दिखाया है उसे देखकर मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। आज मैं बेहद गर्व के साथ यह कह सकता हूं, आप दोनों सिर्फ अर्थ के चारों ओर ही नहीं घूमे बल्कि हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में भी आप घूमे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के हाथ हालिया संघर्ष से निपटने में साहस, रणनीति और पारदर्शिता की कमी दिख रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी युद्ध को एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। रेड्डी ने युद्ध के नतीजों पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि युद्ध की समाप्ति की घोषणा भारत ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने की थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो वो पीओके को वापस ले आते। मोदी सरकार की तुलना में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान सरकार को पूरा समर्थन दिया था। रेड्डी ने भाजपा की तिरंगा रैलियों पर भी निशाना साधा और पूछा कि क्या ये रैलियां वास्तव में पहलगाम हमले के पीड़ितों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध सिर्फ भाषण देने के बारे में नहीं है बल्कि साहस, संकल्प और रणनीति के बारे में है। బెలూచిస్తాన్ విడదీసే శక్తి నీకు లేదు, పీఓకే తెచ్చే శక్తి నీకు లేదు, కానీ ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీని మీరు విమర్శించడం ద్వారా
ఏమి చెప్పదలుచుకున్నారని బీజేపీ నాయకులను నేను అడగదలుచుకున్నా. అందుకే మిత్రులారా, ఈరోజు దేశంలోనే పెద్ద కంటోన్మెంట్ మన పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో ఉంది. సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ అంటే ఈ దేశ భద్రతకు గుండెకాయ. ఈ రోజు ఇక్కడున్న సైనికులే ఈ యుద్ధంలో పాల్గొని ఈ తెలంగాణలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ తయారు చేసిన యుద్ధ విమానాలే ఈ రోజు యుద్ధంలో దేశం యొక్క గౌరవాన్ని నిలబెట్టినాయి. మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది. ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చ లేదు. कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इससे कश्मीर में समृद्धि आई है और लोकतांत्रिक प्रगति भी हुई है। खुर्शीद ने कहा है कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष संवैधानिक दर्जे से क्षेत्र में अलगाव की भावना को बढ़ावा मिल रहा था और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। इसकी वजह से वहां ऐसी धारणा बन रही थी कि वो देश के बाकी हिस्सों से किसी तरह से अलग है, लेकिन आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया और बाद में उसे समाप्त कर दिया गया। इससे कश्मीर की धरती पर विकास बढ़ा है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कोई भी देश अपने किसी हिस्से को नहीं छोड़ता और हम कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा कि हम अपना संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। Had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today, and therefore for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very unfortunate, and it will give a setback to anybody. And as you know, your part of the world and all the countries in this neighborhood, nobody can be told give up a part of your sovereignty, give up a part of your country, give up a part of your family. Kashmir and we are family together. Nobody can break up this family. Nobody can break up our home. That is the only message we are giving. And the limited exercise we need to do to ensure that our family remains safe is all we did. मुंबई की मीठी नदी एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह है करोड़ों का कथित घोटाला। मीठी नदी की सफाई और डिसिल्टिंग को लेकर हुए भ्रष्टाचार के खुलासे ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन की सहयोगी पार्टी बीजेपी के विधायक प्रसाद लाड ने इस घोटाले को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि 2 साल में 65 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है और अगर पूरे 12 साल की जांच हो जाए तो ये आंकड़ा 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस पूरे मामले में फिल्म अभिनेता डीनू मोरिया भी जांच के दायरे में है। आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW ने उनसे पूछताछ की है, क्योंकि उनकी कंपनी से जुड़ा नाम भी इस प्रकरण में सामने आ रहा है। प्रसाद लाड का कहना है कि बिना अनुभव वाले मंडप डेकोरेटर और कैटरिंग एजेंसियों को मीठी नदी की सफाई का ठेका दिया गया। इतना ही नहीं, कचरा उठाने के लिए जिन ट्रकों का उल्लेख किया गया है उनके स्थान पर बाइक, रिक्शा और स्कूटर के नंबर दर्ज किए गए हैं। ड्रेजिंग मशीन और स्लज पुस्सर की खरीद फरोख्त में भी गड़बड़ियों के सबूत सामने आए हैं। फर्जी दस्तावेज बनाए गए और सिस्टम को सुनियोजित तरीके से चूना लगाया गया। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड की माने तो इस मामले में अब तक 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। मुंबई में हुए बड़े घोटाले के बारे में मैं बात करने यहाँ पर आया हूँ। मीठी नदी के घोटाले के संबंध में मैंने 2024 में विधान परिषद में सातत्य से इस विषय के ऊपर आवाज उठाया था। इसमें हुए भ्रष्टाचार के बारे में मैंने विधान परिषद में बात की थी और इसके ऊपर एक SIT गठित कर उसकी चौकसी की जाए, ये मेरी मांग थी। 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ रावजी शिंदे ने इसमें SIT गठित करने की मांग को पूरा किया। उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच के EOW के माध्यम से ये SIT गठित हुई। संग्राम निशानदार नाम के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो IPS अधिकारी है, उनके नेतृत्व में ये
कमेटी गठित हुई और पिछले 8-9 महीने से सातत्य से 1 साल से इसकी इंक्वायरी चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, इसके कागज पत्रों की जांच हो रही है, लोगों को स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा रहा है और इसमें से आज लगभग 16 लोगों के ऊपर गुने दाखिल एफआईआर दाखिल की गए हैं। कोविड-19 एक बार फिर से भारत में दस्तक दे चुका है और देश के कई राज्यों में संक्रमण के मामले और मौतों में इजाफा देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, जहां गुरुवार को 76 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में कुल 597 मामले सामने आए हैं और वर्तमान में 425 सक्रिय मरीज हैं। जनवरी से अब तक 7 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 6 अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। नए मामलों में 27 मुंबई में, 21 पुणे में और 12 ठाणे नगर निगम क्षेत्र में पाए गए हैं। राजस्थान में भी 15 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 9 मामले दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक और चंडीगढ़ में भी मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा लहर में मरीजों में गले में खराश, बुखार, दस्त और हल्की थकान जैसे लक्षण देखे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने राज्यों को निर्देश दिया है कि सभी राज्यों में जांच दर बढ़ाई जाए और हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह भी दी गई है और हाई रिस्क समूहों को बूस्टर डोज लगाने की सिफारिश करें। वर्तमान में भारत में लगभग 1252 सक्रिय मामले हैं और अब तक कम से कम 13 मौतें हुई हैं। वायरस के नए वेरिएंट भी देश भर में। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का मामला भी सुर्खियों में है। इसी बीच महाराष्ट्र के एक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने बताया है कि आरोपी का नाम रवि कुमार वर्मा है। रवि कलवा ठाणे का रहने वाला है। वो नौसेना डॉक में जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करता था। रवि पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान को 14 भारतीय पनडुब्बियों और युद्धपोतों के बारे में जानकारी दी है। अब रवि से पूछताछ की जाएगी कि उसने ये जानकारी पाकिस्तान को कैसे मुहैया कराई। आरोपी रवि वर्मा, जो पिछले 5 वर्षों से नौसेना डॉक में जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करता था। जानकारी के मुताबिक रवि वर्मा ने फेसबुक के जरिए एक महिला के संपर्क में आया, जो कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पुलिस के अनुसार महिला ने पहले उससे दोस्ती की, फिर वीडियो कॉल्स के जरिए निजी संबंध बनाने का प्रयास किया। इसी दौरान रवि ने डिफेंस विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सोशल मीडिया पर उस महिला को भेजी। अब इस मामले में रवि वर्मा की मां रेखा वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि रवि फेसबुक पर उस महिला के जाल में फंस गया था और वो खुद भी इस बात को लेकर परेशान था। हमारा बेटा भांडुप हॉस्पिटल म्यूनसिपालिटी में हमारे बच्चे सब पड़े हुए। ये कौन है आपके? ये हमारा बेटा, ये खत्म हो गया कैंसर से। एक वो टीवी था, उसके सर में भी मार लगा। सर रहते रहते पागल जैसे हो जाता। कुछ भी जो कोई बोलो ना तो वो फटाफट बोलेगा, हाँ भाई ये किया वो किया ऐसे किया। हमारा कोई नहीं उससे सिवाय हाथ जोड़ती विनती करता। हमारे आप गुहार लगाइए, हम लोग आपको दिखाएंगे किस तरह हमारे बच्ची को निकाला है। फेसबुक से सब हो गए। क्या वाकई शक के दायरे में गिरफ्तार में आए रवि वर्मा की मां सच बोल रही हैं या फिर वो सब झूठ है? खैर, अब ये सब जांच का विषय है कि रवि वर्मा से कोई गलती हुई है या उसे किसी साजिश के तहत किसी के जरिए फंसाया गया है। फैल रहे हैं खबरों में। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने जलगांव में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला मैराथन में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में मनाए जा रहे अहिल्याबाई जन्म शताब्दी समारोह की सराहना की। वहीं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी बड़ा बयान दिया। गिरीश महाजन ने कहा कि अब ऑपरेशन स्थगित जरूर किया गया है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यदि फिर आतंकवादियों की कोई हलचल दिखाई देती है तो ये मिशन फिर से शुरू किया जा सकता है। कश्मीर को लेकर भी गिरीश महाजन ने साफ किया कि आतंकियों के मददगारों की पहचान कर उनके घरों की तलाशी ली जा रही है और ये प्रक्रिया पूरी गंभीरता से चल रही है। आईएसआई की गतिविधियों को लेकर उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो फिर से कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा आयोजन पूरे देश भर में किया गया है। आज उसी को लेकर जलगांव में सुबह महिलाओं की मैराथन भी रखी गई। आज उसी को लेकर 350-400 फोर व्हीलर जो है वो 4-5 तहसील जो है उनका दौरा करेगी, उनमें से वो गाड़ी जाएगी और जलगांव में इसका समारोह होगा। माननीय मोदी जी ने कहा अगर इसके आगे भी कोई टेररिस्ट आके हमें अगर परेशान करे, हमारे लोगों को जान को नुकसान पहुंचे या कोई माल को नुकसान पहुंचे, ऐसे की कार्रवाई को अगर बढ़ती दिखे तो हम ये मिशन वापस शुरू कर सकते हैं। ये हमने ख़त्म नहीं किया, ये हमने टेम्पररी इसको स्थगित किया। कश्मीर में पूरी तलाशी जारी है। जिन्होंने टेररिस्ट जिनको सपोर्ट किया है, जिनके घर में अभी भी हथियार पड़े हैं, ऐसे लोगों के घर की तलाशी भी ली जा रही है, उनको चेक किया जा रहा है और ये ज़रूरी है क्योंकि वहाँ रहकर अगर कोई आतंकियों को मतलब साथ देता है, उनकी मदद करता है तो वो भी सामने आना चाहिए। पूरी तरफ से पुलिस वहाँ की हर एक जो भी ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो टेररिस्ट को मदद करते हैं उनके घरों की जांच कर रही है। ये ठीक है। सिंदूर अब सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक सियासी हथियार बन गया है और इस बार वार किया है शिवसेना के सांसद संजय राउत ने, जिन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर हमला बोला है। संजय राउत ने केंद्र में ऑपरेशन सिंदूर नीति को लेकर तीखा तंज कसा है। उनका आरोप है कि ये ऑपरेशन हमारे जवानों ने किया है, लेकिन इसका सियासी क्रेडिट लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री हर राज्य में घूम रहे हैं। राउत बोले, सिंदूर समाज की एक पवित्र व्यवस्था है, इसे भाजपा कार्यकर्ता जिस तरह से महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं वो सीधे सीधे उनका अपमान है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी हवाला दिया। राउत ने कहा कि ममता दीदी खुद प्रधानमंत्री को बंगाल में चुनाव लड़ने की चुनौती दे चुकी हैं और बीजेपी के नेता ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बंगाल की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। राउत ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ कैमरे में दिखना है, क्रेडिट लेना है, लेकिन क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि जवानों के बलिदान की राजनीति क्यों हो रही है? यही नहीं, आतंकी मसले पर भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। राउत ने दावा किया, पहलगांव के जिन 6 आतंकियों की बात हो रही है उन्हें इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि कल भाजपा दफ्तर से प्रेस नोट आ जाए कि ये लोग अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हो चुका है। राउत बोले, हम सब ने एक विशेष सत्र के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब देखना है कि क्या संसद इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार होती है या फिर नहीं। ऑपरेशन बंगाल देखेंगे सर। देखिए, उसका जवाब ममता दीदी ने दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति देश के प्रधानमंत्री हर राज्य में जाकर कर रहे हैं। ये ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन हमारे जवानों ने किया। ऑपरेशन सिंदूर एक पवित्र, एक ऐसी पवित्र व्यवस्था है सिंदूर की जो कोई भी जाकर किसी को नहीं दे सकता। जिसके मांग में सिंदूर भरा जाता है वो उसका पति ही रहता है। आप भाजपा के कार्यकर्ता को सिंदूर लेके महिलाओं के पास भेजकर तो आप सिंदूर का अपमान कर रहे हो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिल रही खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे इन दिनों इगतपुरी के प्रसिद्ध विवसेना केंद्र में मौन साधना में लीन है। उन्होंने मोबाइल, संवाद और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है और अब खुद के भीतर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में नाम सामने आने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले मुंडे अब मानसिक शांति और आत्ममंथन के लिए
विपश्यना का सहारा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे पूरी तरह मौन व्रत में हैं और ध्यान व सात्विक भोजन के जरिए तनाव से उबरने की राह तलाश रहे हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में ऐसे कई गांव और बस्तियां हैं जो हर साल मानसून के दौरान नर्मदा नदी पार होने के कारण संपर्क से कट जाती हैं। इन हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार पहले ही तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला कलेक्टर मिताली सेठी के मुताबिक अब तक 60 गांवों में से 39 गांवों तक राशन और दवाइयां पहुंचा दी गई हैं। बाकी के 16 गांवों तक भी 31 मई से पहले जरूरी सामान पहुंचा दिया जाएगा। अब तक कुल 1839 क्विंटल अनाज वितरित किया जा चुका है। ये आपूर्ति नव संजीवनी योजना के तहत की जा रही है ताकि ग्रामीणों को 4 महीने तक किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। दूर दराज के इलाकों के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और हर गांव तक मदद पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। नंदुरबारमध्ये जवळपास 60 गाव असे आहेत ज्यांचा परमनंट डिस्कनेक्शन आहे, म्हणजे ज्याला आपण 24/7 डिस्कनेक्टेड म्हणतो, आणि जवळपास 250 पाडे आहेत ज्यांचा मान्सून मध्ये संपर्क तुटतो. यासाठी एक 4 महिन्यापूर्वी आम्ही संपूर्ण संपर्क आराखडा तयार केला होता आणि डिस्ट्रिक्टमध्ये एक ॲक्सेसिबिलिटी ॲक्शन प्लॅन लॉन्च केला होता. ज्या ज्या गाव परमनंटली डिस्कनेक्टेड आहे तिथे ब्रिज, सडक यासाठी आता नंदुरबार डिव्हिजनमध्ये 19 साकव, तलोदामध्ये जवळपास 54 साकव यांची 25 कोटीची प्लॅनिंग पण आम्ही केली आहे आणि त्याचं या वर्षात एक्झिक्युशन होईल. पण आता या पावसासाठी धान्य एक 55 गाव आमचे जे नवसंजीवनीचे गाव आहेत आणि जिथे खरंच खूप प्रॉब्लेम येतो त्यांना 4 महिन्याचं धान्य आम्ही पूर्वीच पाठवतो. त्यापैकी 39 गावांमध्ये 8,139 क्विंटल धान्य ज्याला आम्ही मंजुरी दिली आहे, त्यापैकी 39 गावांमध्ये धान्य पोहोचलंय आणि उरले जे 16 गाव आहेत त्यामध्ये 31 मई पर्यंत धान्य पोहोचेल. नंदुरबार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मजदूरों के लिए बर्तन वितरण में अव्यवस्था के चलते नागरिकों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत मजदूरों को बर्तन दिए जा रहे थे, लेकिन 29 मई को भारी भीड़ और अफरा तफरी के चलते वितरण बंद कर दिया गया। इसके बाद ठेकेदार प्रवीण पाटिल ने निर्णय लिया कि अब बर्तन गांव और शहर के वार्ड स्तर पर वितरित किए जाएंगे। मगर 30 मई की सुबह जब ग्रामीण मजदूर, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल थे, तड़के 2 बजे से लाइन में लगे थे और फिर सुबह 9 बजे उन्हें बताया गया कि वितरण बंद है, तो नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। जिसके बाद नंदुरबार शहर के शहादा बाईपास रोड पर श्री राम कॉम्प्लेक्स के पास लोगों ने रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया। इससे शहर का ट्रैफिक आधे से 3/4 घंटे तक बाधित रहा और धुले चौपुली तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थिति तनावपूर्ण हो रही थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। नंदुरबार शहर के पुलिस निरीक्षक अमित कुमार मनेल ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से संवाद किया और ठेकेदार से चर्चा कर समाधान निकाला। इसके बाद नागरिक शांत हुए और आंदोलन को खत्म कर दिया। इथं थांबू नका, इथं आता काही नोंदणीची कुठलं साहित्य नाही, प्रत्येकाला वर्धाला ज्याला आमच्या कामगार विभागाने कार्ड दिले त्याला प्रत्येकाला वस्तू मिळणार, थोडा वेळ लागेल, थोडं जण धीर धरावं लागेल, प्रत्येकाला वस्तू मिळणार तर थोडी वेळ तेवढं धीर धरावं लागेल. आपले महाराष्ट्र शासनाची इमारत बांधकामगार अशी योजना आहे, त्याचं रजिस्ट्रेशन इथं होणार असे काही लोकांना समज देण्यात पूर्ण जिल्हाभरातले जे मजूर आहेत ते बांधकामगार मजूर इथे एकत्रित आले होते. जवळजवळ 3,000 ते 4,000 एकत्रित आल्यामुळं रजिस्ट्रेशन होत नव्हतं. ती नाराजगी त्या लोकांमध्ये झाली. रजिस्ट्रेशन बंद केल्यामुळे त्यांनी अचानक रस्ता रोको केला होता तात्पुरता. परंतु त्यांना आता समजून सांगितलेलं आहे की त्यांच्या घरोघरी जाऊन किंवा त्यांच्या गाव पातळीवर जाऊन रजिस्ट्रेशन होईल. त्यांनी आता मान्य केलेलं आहे आणि ते आता रस्त्याच्या बाजूला आलेले आहे आणि आता रस्ता आपला सुरू झालेला आहे ट्रॅफिक. और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नॉर्वे शतरंज के ओपन वर्ग में भारत के डी गुकेश ने अमेरिका के ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआना के खिलाफ रोमांचक आर्मागेडन टाई ब्रेक में जीत हासिल की। गुकेश ने कारुआना के खिलाफ चौथे दौर में मजबूत स्थिति में रहते हुए भी क्लासिकल मुकाबले को भुनाने में नाकाम रहने के बाद आर्मागेडन में जीत हासिल की। इस जीत में गुकेश ने 1.5 अंक हासिल किए। गुकेश और एरिगैसी दोनों अब 6 खिलाड़ियों के बीच 4.5 अंकों के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर हैं। कार्लसन 8 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। अर्जुन एरिगैसी को मैग्सन कार्लसन के कौशल के आगे हार का सामना करना पड़ा। कार्लसन ने अपने अनुभव और कौशल का प्रदर्शन करते हुए एरिगैसी को मात दी। गुकेश की जीत और एरिगैसी की हार के बाद दोनों भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति टूर्नामेंट में बदल गई है। कारुआना 7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि हिकारू नाकामुरा 5.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। टूर्नामेंट में अभी भी कई रोमांचक मुकाबले बाकी हैं। अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी एक गंभीर वित्तीय घोटाले में फंस गए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने शेयर बाजार में हेराफेरी करने के आरोप में अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया और 57 अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सेबी ने इन सभी पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग से प्रतिबंध लगा दिया है और भारी जुर्माना और अवैध कमाई वापस लौटाने का आदेश दिया है। इस घोटाले में पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें शेयरों की कीमतों को बनावटी ढंग से बढ़ाया गया और फिर उन्हें नीचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया गया। अरशद वारसी ने इस घोटाले से करीब 41.70 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि उनकी पत्नी मारिया ने 50.35 लाख रुपए का लाभ उठाया। सेबी ने अरशद वारसी और उनकी पत्नी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी की जांच में सामने आया है कि इस घोटाले में साधना ब्रॉडकास्ट और शार्प लाइन रियलिटी जैसी कंपनियों के शेयरों को निशाना बनाया गया था। इस पूरे घोटाले में कुल 59 इकाइयों ने मिलकर 58.1 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की थी। सेबी ने सभी आरोपियों को ये रकम ब्याज सहित वापस लौटाने को कहा है। अरशद वारसी और उनकी पत्नी को अवैध कमाई 12% सालाना ब्याज के साथ लौटाने को कहा गया है। अन्य आरोपियों पर 5 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। सेबी की इस कार्रवाई से शेयर बाजार में हेराफेरी करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश गया है। परेश रावल आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर सुनील शेट्टी ने उन्हें ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई दी। सुनील शेट्टी ने परेश रावल के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा, उस आदमी के लिए जो बुद्धि और ज्ञान दोनों का पावर हाउस है और उससे भी बेहतरीन इंसान है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं परेश जी। हमेशा ढेर सारा प्यार और सम्मान सर, परेश रावल। सुनील शेट्टी ने इस ट्वीट पर प्रशंसकों ने उन्हें अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच की समस्या को सुलझाने के लिए कहा है। प्रशंसक चाहते हैं कि सुनील शेट्टी परेश रावल को हेराफेरी 3 में वापस लाने के लिए अक्षय कुमार से बात करें। प्रशंसकों का कहना है कि वे सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल को एक फ्रेम में देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में परेश रावल ने खुलासा किया था कि वो फिल्म हेराफेरी 3 में काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अक्षय कुमार ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। अब ये मामला कोर्ट में है। परेश रावल ने कथित तौर पर फिल्म छोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें सही स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी। फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन सुनील शेट्टी ने परेश रावल को जन्मदिन की बधाई देते हुए ढेर सारा प्यार और सम्मान दिया। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।